तो टॉपिक का नाम क्या है? एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। पहले थोड़ा सा इसको पढ़ भी लेंगे। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी मतलब क्या होता है? दास। दास दास मतलब जिनको खरीद के लाया जाता था और फिर अपने काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी, बहुत बड़े बड़े लेवल पर जमीनें थी, लेकिन वो खेती तो करते नहीं थे। अब वो क्या चाहते थे कि अगर हम किसी से अपनी फसल वगैरह उगाए तो वहां पर हमें पैसा न देना पड़े। तो वो क्या करते थे? बाहर जाके, अफ्रीका में जाके वहां से स्लेव्स को खरीद के ले आते थे और फिर उनसे अपनी मर्जी से क्या करवाते थे? काम करवाते थे। तो यहीं पर है, ड्यूरिंग द जैकोबिन रेगमे द eradication was one of the most revolutionary social reform of slavery in the colonies of France। बेसिकली सोशल रिफॉर्म चला किसके अंदर? स्लेवरी ऑफ इन कॉलोनीज ऑफ फ्रांस। कॉलोनीज का नाम क्या था? कैरेबियन, मैटेंक्यू एंड गोल्पेट एंड सैन डोमिंगो वर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटी सच एज टबैको, इंडिको, शुगर एंड कॉफी के सप्लायर्स थे ये। मतलब इनकी किस चीज की खेती करते थे ये लोग? इंडिगो, शुगर, टबाको, कॉफी। बट द यूरोपियंस वर reluctant टू गो एंड वर्क टू डिस्टेंस एंड अनफैमिलियर लैंड। जो यूरोपियंस होते थे वो इन अनफैमिलियर लैंड्स पर नहीं जाते थे खेती करने के लिए। It means there was a shortage of labor on the plantation or shortage was compensated by the triangular slave trade between Europe, Africa and Americans। कहां से आते थे? ट्रेड कहां से होता था स्लेव का? बेसिकली स्लेव का ट्रेड कहां से होता था? ये ट्रेड है। ट्रेड किस? स्लेव का ट्रेड मतलब स्लेव बेचे जाते थे कहां से? एक तो आपका आ गया अफ्रीका, दूसरा क्या आ गया यहाँ पे? दूसरा आ गया यूरोप, एंड तीसरा क्या आ गया यहाँ पे? अमेरिकास। ये ट्रेड का एक हब है। इस तरह से ट्रायंगल हब बना रखा था इन्होंने। यहां से द स्लेव ट्रेड बिगिन इन द 17th सेंचुरी। ये स्लेव का ट्रेड स्टार्ट कब हुआ था? बिगिन कब हुआ था? 17th सेंचुरी। कब बिगिन हुआ था? 17th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था। क्या बात है, तुम दोनों का ध्यान नहीं है आज? देखो ना, लिखवा रही हूं मैं, लिखो कॉपी सा है। क्या हो गया? फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डेक्स और नंतेस टू द अफ्रीकन कोस्ट। यहाँ पर दो तरह के अफ्रीका के कोस्ट थे। कौन से कोस्ट से? जहां से इनको लाया जाता था। एक दो कोस्ट है आपके यहाँ पर, एक का नाम है बोर्डेक्स। यहां पढ़ाने में इंटरेस्टेड है तो घर बैठो, मेरा भी टाइम सेव होगा। और एक नंतेस। दोस्ती यारी खत्म नहीं हो रही। टू द अफ्रीकन कोस्ट है वेयर द परचेज स्लेव फ्रॉम द लोकल चीफ। यहां से जो अफ्रीकन स्लेव्स हैं उनको परचेज किया जाता था। ब्रांडेड एंड शेकल द स्लेव वर पैक्ड टाइटली इनटू द शिप 3 to 4 months लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन। यहाँ पे उनको मतलब उनको 3 महीने तक स्टोर करके एक जगह पे ठूस ठूस के लेके आया जाता था। एंड यूरोपियन मार्केट डिमांड फॉर शुगर, कॉफी एंड इंडिको वाज ग्रोइंग डे बाय डे। यूरोपियन मार्केट की डिमांड जो है वो शुगर को लेकर, कॉफी को लेकर डे बाय डे क्या है? बढ़ती जा रही थी। Possible to meet such growing demands, port cities such as Bordeaux and Nantes on their economic prosperity, flourishing slave trade। तो वो जो स्लेव का ट्रेड करते करते जो ये यूरोपियन जो ये कंट्रीज थी वो क्या होती थी? इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल होते जा रहे थे। क्या होते जा रहे थे? इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल होते जा रहे थे। फिर उसके बाद 18th सेंचुरी आई। ऑलमोस्ट नो क्रिटिसिज्म स्लेवरी इज फ्रांस। नेशनल असेंबली कंडक्ट लॉन्ग डिबेट्स हुए उनके बीच में, उन्होंने राइट की बात करी और 1794 में कन्वेंशन हुआ। फ्री कर दिया गया स्लेव से सबको, सबके ऊपर से पोजीशन हटा दिया गया। Owners of the plantation understood their freedom as including right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest। 1848 slavery was finally abolished in French colonies। ये तो हो गया कि 1848 में जो ये स्लेवरी वाला हिसाब किताब है वो पूरा खत्म हो गया। अब ये तो पढ़ लिया पॉइंट, इसको लिखेंगे कैसे? तो पहला पॉइंट क्या था? ये तो बनाया पॉइंट। इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है? Unwillingness of Europeans to go and work of colonies to the Siberian were important supplier of commodity। ये लिखवा दिया मैंने, 17 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। French merchants sail from their ports, ये भी लिखवा दिया मैंने। Branded shekel were packed 3 months too long, ये बेकार की लाइन है। उसके बाद एक चीज आती है यहाँ पर कि पर्पस क्या था इनको लाने का। पर्पस ऑफ स्लेव्स, इनका पर्पस क्या था? क्यों इनको पर्पस ऑफ स्लेव ट्रेड्स, इनका पर्पस क्या था? बस ये दो चीजें और लिखनी है यहाँ पर।
इनका पर्पस क्या था? एक तो ये था कि यहाँ पर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है और बेसिकली डिमांड ऑफ शुगर, कॉफी, इंडिगो, इनकी डिमांड बहुत बढ़ती जा रही थी और वो लोग वहां पे काम करने लायक नहीं थे। पोर्ट्स के बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद इसमें एक लाइन और बताती हूं मैं यहाँ पे, एक चीज और बताऊंगी क्या है, एबॉलिश स्लेवरी फ्रेंच कॉलोनीज। तो ये जैकोबेन हाँ यही है ना, जैकोबेन रेग में हुआ था फॉर एबॉलिश दी स्लेवरी सिस्टम इन 1794। किसमें? इन 1794 में हुआ था। उसके बाद एक पॉइंट और लिख देते हैं यहाँ पे, उसके बाद जो स्लेवरी वॉज फाइनली एबॉलिश्ड, फाइनली एबॉलिशमेंट कब आया था इसका? फाइनली एबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी सिस्टम कब आया था? इन 1848। बस, इसके अलावा इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यही सब बहुत है। अब आगे बात कर लेते हैं, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, इसके बारे में बात करें। पढ़ो पढ़ो, तब तक बैठ के शॉर्ट्स नोट बनाओ, तब तक बैठ के शॉर्ट्स नोट बनाओ, नोट्स बनाओ, खाली मत बैठो। उसके बाद मैं आगे की बात करूं, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है किताब का, उसका नाम क्या है? डिड वुमेन हैव रेवोल्यूशन। डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन? क्वेश्चन मार्क। क्या वुमेन के लिए भी रेवोल्यूशन होना चाहिए था? ठीक है, औरतों के लिए जो संघर्ष है वो होना चाहिए था। तो यहां पर सबसे पहली बात क्या है, कुछ पॉइंटर्स लेते हैं। क्या है? वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन रेजोल्यूशन। पहला पॉइंट है, वुमेन हैव पार्टिसिपेटेड इन रेवोल्यूशन। उन्होंने पार्टिसिपेट किया रेवोल्यूशन के अंदर। दूसरी चीज क्या है? गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे थे इंप्रूवमेंट ऑफ देयर लिविंग स्टाइल्स। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड टू लिविंग स्टाइल ऑफ वुमेन, लिविंग स्टाइल ऑफ वुमेन। थर्ड थिंग क्या थी? थर्ड स्टेट्स, मोस्ट ऑफ द वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट क्या थी? फर्स्ट स्टेट में पादरी थे, चर्च थे। सेकंड स्टेट में कौन था? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन था सारा का सारा। थर्ड स्टेट में कौन आते थे? जो लोग काम करते थे, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, किसान हो गए, ये सारे लोग थर्ड स्टेट के अंदर आते थे। तो बेसिकली क्या था कि द मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग एज अ लॉन्ड्रेस, सेलर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउस ऑफ द प्रोस्पेरेसी पीपल। तो मोस्ट ऑफ द वुमेन क्या करती थी? मोस्ट ऑफ द वुमेन वर्क एज ए, क्या क्या काम करती थी? वर्क एज ए सेलर, डोमेस्टिक सर्वेंट, ठीक है,
ये हो गया. मोस्ट ऑफ द वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन एंड ज्यादातर महिलाएं जो थी उनको पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था वहां पे. तभी तो रेवोल्यूशन आया, वरना रेवोल्यूशन आने का पर्पस क्या था, है ना. तभी तो रेवोल्यूशन आया, वरना रेवोल्यूशन आने का पर्पस क्या था. तो यहां पर आता है ये नंबर 4, मोस्ट ऑफ द वुमेन हैव नो राइट टू एजुकेशन. बहुत सारी महिलाओं को एजुकेशन का राइट नहीं था और जॉब का राइट नहीं था. ठीक है. तो इसके लिए भी क्या किया गया, न्यूज़पेपर में, सोसाइटी में वुमेन रिपब्लिक के लिए आवाज उठाई गई. सो इन द न्यूज़पेपर फॉर द डिमांड टू वुमेन एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स एसेट्रा, इनके लिए बात की गई. उसके बाद क्या हुआ, वुमेन डिसअपॉइंटेड द कॉन्स्टिट्यूशन 79 एजुकेटेड द डिमांड राइट टू वोट. फिर उसके बाद 6 पॉइंट क्या है, ऊपर वाला तो हो गया होगा, ये नहीं हुआ, ये ऊपर वाला हुआ नहीं. नंबर 6 क्या आया फिर, वुमेन डिमांडेड टू राइट टू वोट, डिमांडेड फॉर राइट टू वोट. उन्होंने डिमांड किया कि वो क्या करेंगी, वोट देंगी. उसके बाद रेवोल्यूशनरी आई. तो जब रेवोल्यूशनरी आई तो उन्होंने वुमेन के लिए क्या क्या किया, वो पॉइंटर्स अभी लिखते हैं. और वुमेन डिमांड फॉर राइट टू वोट एंड हैव दिस राइट started from 1946. 1946 में ये जो राइट है उनका वो शुरू हो गया. ढंग से देखो, सब दिखेगा. क्या समझ नहीं आ रहा, पार्टिसिपेट इन रेवोल्यूशनर, क्या समझ नहीं आ रहा, पार्टिसिपेट लिखा है यार, आ रही है समझ यहाँ पे ये. उसके बाद रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया उसके बारे में बात करेंगे. कॉपी तक तो तुम्हें लानी याद नहीं रहती, तुम्हें क्या समझ आएगा, और क्या कॉपी तक लानी याद रहती है कि कल क्या कराया था. अब आती है बात कि रेवोल्यूशनरी क्या क्या चीजें थी. रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया वुमेन्स के लिए, उसके बारे में बात करेंगे. अब फिर इसमें से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि ये कैसे मोनार्की वगैरह जो एबॉलिश हुई थी, इसका क्या हिसाब किताब था. बस हो गया, ये लास्ट टॉपिक है, 3rd. उसके बाद कुछ नहीं है. फर्स्ट तो उतार लिया होगा, चेन. ठीक है, मान लो पहले पढ़ोगे तो बाद में. चलिए, रेवोल्यूशनरी ने सबसे पहले क्या किया, बनाया उन्होंने, पहला काम उनका क्या था, एजुकेशन इज कंपल्सरी टू गर्ल्स. नंबर 2, father could no longer force to marriage, not forced to marriage against her will. उसकी इच्छा के बिना उसकी शादी नहीं की जा सकती थी, विल. 3rd चीज क्या है यहाँ पर,
मैरिज वॉज रजिस्टर्ड, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इज नॉट एप्लीकेबल। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्या होती है? एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है कि मैं तुम्हारे साथ 1 साल रह के देखूंगा, 2 साल रह के देखूंगा, मुझे अच्छा लगा तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। इस तरह की पहले भी चीजें होती थी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इज नॉट एप्लीकेबल। बड़े आए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने। उसके बाद क्या है? डिवोर्स वॉज मेड लीगल, डाइवोर्स वॉज मेड लीगल। ठीक, उसके बाद आगे क्या था? ठीक है, ये इन्होंने किया और यहाँ पर राइट में लास्ट में इनको इन 1946 वुमेन हैव राइट टू वोट। वैसे मैंने लास्ट में लिखवा दिया है बट मैंने फिर से रेवोल्यूशनरी में ऐड कर दिया। गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या रेवोल्यूशन लाए गए, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सुन रहे हो शेन? 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। क्या क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट के द्वारा महिलाओं के लिए क्या क्या रेवोल्यूशन लाए गए। जी, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर डायरेक्टरी रूल। एक बार इसको पढ़ दूं पहले, है ना, टॉपिक को पढ़ दूं क्या है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन लुक एक्टिवेट पार्टिसिपेशन इन द इवेंट्स दैट ब्रॉट अबाउट सो मेनी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। उतर गया? नहीं उतरा? उतारो। ये कुछ बोल रहा है ना। 3 दिन की संडे तो होती है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द इवेंट्स दैट ब्रॉट अबाउट सो मेनी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी, put pressure on the revolutionary government to introduce steps to improve their lives. Most women to third state had to work for the living. मैंने बताया ना कि थर्ड स्टेट की जो भी वुमेन है वो क्या कर सकती हैं, रहने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए क्या करती थी, काम करती थी। जैसे कि क्या काम करना? फूड बेचना, वेजिटेबल बेचना, फ्लावर बेचना मार्केट के अंदर जाके। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल एंड इन्फ्लुएंट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, सिर्फ डॉटर्स ही हैं जो थर्ड स्टेट में काम मेंबर होती थी। और मैरिज स्टडी देयर फैमिलीज अरेंज अ मैरिज फॉर देम, वो स्टडी नहीं करने देते थे उनको। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो केयर ऑफ देयर फैमिली, वर्किंग वुमेन क्या करती थी, अपनी फैमिली की केयर करती थी। कुक, फेच वाटर एंड ब्रेड, मतलब पानी भर के लाना, घरों का काम करना और उसके बाद उनके लिए कमाई करके भी लाना। ठीक है, ये चीजें हैं। देयर वर पेड वेरी लो वेजेस इन द कंपैरिजन दोज ऑफ मैन, मैन से ज्यादा, मतलब मैन से कम पैसा उनको दिया जाता था। काम इक्वल होता था लेकिन फिर भी मैन से कम पैसा, मतलब आदमियों से कम पैसा दिया जाता था औरतों को। डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्ट देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स बनाए उन्होंने न्यूज़पेपर में। 60 वुमेन का क्लब बना, रिपब्लिकन वुमेन के नाम से उनको जाना गया। The Constitution of 1791 had reduced to them passive citizens, so they were very much disappointed and they demand the right to vote के लिए उन्होंने बात करी। पॉलिटिकल असेंबली में अपना पॉलिटिकल होल्ड मांगा महिलाओं ने, क्योंकि उनके बारे में कौन सोचेगा। उनको ऐसा लगता था कि महिलाओं की दशा के बारे में कौन सोचेगा, महिलाएं ही सोचेंगी। तो उन्होंने सोचा कि उनको क्या चाहिए, पॉलिटिकल राइट चाहिए अपना असेंबली के अंदर। एंड अर्ली ईयर्स रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉ टू इंप्रूव लाइव्स ऑफ वुमेन के बारे में बताया। Father could no longer force to get marriage, divorce was legal and marriage not to be contracted, marriages will be registered and continue their struggle किया, equal political rights मिले उनको। और वुमेन का जो ये मूवमेंट है बेसिकली उनको इक्वल वेजेस दिलाने के लिए भी क्या हुआ, काम आया। अब इसके बाद एक अलग टॉपिक है जिसका नाम है डायरेक्टरी ऑफ रूल फ्रांस। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, डायरेक्टरी ऑफ रूल फ्रांस। ये उतर गया ना सारा? हाँ, टॉपिक है यहाँ पर डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। क्या बात करता है ये?
ये बात करता है आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट द वेल्दियर मिडिल क्लास सीज द पावर इन फ्रांस। जैकोबिन की गवर्नमेंट जो है नहीं मिला, ध्यान नहीं है तुम्हारा आज दोनों का। मिडिल क्लास, जो जैकोबिन की गवर्नमेंट है जब वो गिरी तो उस टाइम पे जो मिडिल क्लास थी उसके जो भी पावर्स दी गई थी सारी की सारी क्या कर दी गई, सीज कर दी गई, हटा दी गई। दे इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन वोटिंग राइट ऑफ नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज विड्रॉन। इसमें बस यही हुआ कि जो वोटिंग राइट्स है उसको नहीं हटाया गया। इट इज प्रोवाइड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी, अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर। यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनी और एक एग्जीक्यूटिव बनी जिसमें 5 लोगों को क्या बनाया गया, मेंबर बनाया गया। दिस स्टेप वाज टेकन एज सेफगार्ड टू प्रिवेंट अ कंसंट्रेशन ऑफ पावर। भाई उतार लियो, कहां से कौन भागा जा रहा है, क्लास तो घर पे ही है तेरे पास। Safeguard to prevent the concentration of power in a one-man executive as under the Jacobins. डायरेक्टर्स ने क्लैश कर दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसमिस कर दिया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई एंड वे ऑफ राइज ऑफ मिलिट्री डिटेक्टर एंड नेपोलियन बोनापार्टे का राज चल गया। उसके बाद चेंजेस आए। चेंजेस क्या है, गवर्नमेंट ने आइडिया दिया फ्रीडम का, इक्वालिटी बिफोर लॉ का, फर्टेनिटी का, और मोटिवेट किया फ्रांस को, और फॉलोइंग कंट्री भी फ्रांस की इस एक्टिविटी से क्या हुई, मोटिवेट हुई। तो मैडम ये था क्या, हमें तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं। तो पहली चीज यहाँ पर ये है कि जो ये डायरेक्टरी रूल्स है ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज क्या थी, इट प्रोवाइड्स फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट वॉज elected 2 legislative councils. 2 legislative councils and legislative council which then appointed a directory. इतना बहुत है। An executive made up of 5 member. An executive made up of 5 member. एग्जीक्यूटिव किससे बना, मेड अप ऑफ 5 मेंबर से बना। चौथी चीज इसके अंदर क्या आती है, इसके अंदर ये आता है लेजिस्लेटिव इट वॉज डायरेक्टरी पेव्ड, directory paved the rise of military power and Napoleon Bonaparte. ये हो गया। इसमें तो बहुत थोड़ा सा ही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बेकार है, पता नहीं क्या ही बना के छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर आगे की बात की जाए, some changes were done by government. सबसे पहले क्या था, सबसे पहले क्या चेंजेस लेके आए, यहां पर लेके आए आइडिया ऑफ फ्रीडम। सेकंड चेंज क्या लेके आए, इक्वालिटी बिफोर लॉ। थर्ड चेंज क्या लेके आए यहां पे, फर्टर्निटी रिमेन इंस्पायरिंग पॉलिटिकल मूवमेंट्स।
अगर कोई आपसे क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टरी रूल्स क्या थे फ्रांस के अंदर, तो आप बताएंगे इन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया, लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट किया, एग्जीक्यूटिव 5 मेंबरों से मिलकर बनाई, डायरेक्टरी ने राइज किया मिलिट्री पावर और नेपोलियन बोनापार्टे को। सम चेंजेस यहाँ पर और भी हुए गवर्नमेंट के द्वारा, आइडियाज लेके आए, फ्रीडम के लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट पे बात करने लग गए और पॉलिटिकल मूवमेंट आया यहाँ पे। इसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं जिसका नाम है द रीजन ऑफ टेरर। द रीजन ऑफ टेरर, द रीजन ऑफ टेरर। बस ये 2 टॉपिक बचे, खत्म हो जाएगा, बाकी सारा करा दिया। हाँ, रीजन ऑफ टेरर हो गया है, एक क्लास करके और लगा देंगे इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ना अभी सिर्फ यही बताया है मैंने, क्लर्जी वगैरह वो सब बताया है अभी। रीजन ऑफ टेरर लास्ट, उसके बाद एक फ्रेंच अबॉलिश मोनार्ची और कर लेते हैं, है ना, 9:30 तक, फिर बाकी कल कर लेंगे, है ठीक नहीं है। रीजन ऑफ टेरर कर लेते हैं, एक और कर लेंगे, फिर बाकी कल कर लेंगे। 25 मिनट का हो गया वैसे तो। रीजन ऑफ टेरर कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है। ये उतार रहा है, उसमें से उतारेगा। देखो, ये नोट्स बनवाने का मतलब ये है कि आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप नहीं चाह रहे हो तो मैं नहीं बनवाऊंगी, मैं चैप्टर बना के छोड़ दूंगी, फिर घर से खुद बनवा लेना, खुद बना लेना। आप तुम भी उल्टा सीधा फिर करके लेके आओगे, कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में फिर बोलोगे कि एसएसटी का पेपर मुझे समझ नहीं आया, क्वेश्चन पता नहीं कहां से दे दिए थे। एक बार टॉपिक देखा हुआ होगा तो पता चल जाएगा कि हाँ ये यहां से आया है। टॉपिक है द रीजन ऑफ टेरर। दिस पीरियड, इसका पीरियड क्या था रीजन ऑफ टेरर का? इसका पीरियड क्या था राघव? 1793 टू 1794 तक ये टेरर चला। उसके बाद क्या था? Robespierre adopted the policy of several control and punishment. Adoption of punishment. Punishment आया इसमें। All those whom the consider as being enemies of the republic, ex-noble and clergy, members of other political parties, even member of his own party who did not support his method. देखो अब क्या था? Which person did not support the policy? They are arrested. They are arrested and imprisoned. उनको अरेस्ट कर लिया जाता था और इम्प्रिजन कर दिया जाता था। इसी के अंदर एक मशीन आई थी, इंट्रोड्यूस द डिवाइस, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था बुलेटिन, बुलेटाइन। क्या नाम था इसका? बुलेटाइन। ये क्या करते थे? वर्क्स ऑफ दिस डिवाइस, जो बंदा इस रीजन के बारे में अगेंस्ट में बोलता था, इस पॉलिसी के बारे में, जो भी पॉलिसी अगेंस्ट में बनती थी ना, जब अगेंस्ट में इनके बारे में बोलता था तो उनको क्या कर दिया जाता था? दिस डिवाइस वर्क एज पर्सन इज बी हेडेड, उसका सर काट दिया जाता था इस मशीन से। बी हेडेड, सर काट दिया जाता था। तो यहां पर क्या आया? यहां पर फिर क्या हुआ? The Robespierre government formulated law that placed a maximum ceiling on the wages of price. Meat and bread were rationed. राशन कर दी गई। Peasants were forced to transport their grain cities. Sale is the price of the government. बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर ये हुआ कि जो पॉलिसी रोबेस्पियर बनाता था, लोगों को उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था। तो यहाँ पर ये था। तो यहाँ पर टेरर मचा, कंट्रोल किया गया। यहाँ पर क्या किया गया? रोबेस्पियर गवर्नमेंट इशू अ लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस। उनने कुछ लॉ भी लेके आया। अगर ये लिख लिया तो बताओ, वरना लॉज लिखो।
बुलेटिन का मैंने बता दिया है। कुछ लॉज बताने हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो लाए गए थे। बाकी कल करेंगे, अब ये लास्ट टॉपिक है, बाकी इसके बाद कल करेंगे। क्वेश्चन आंसर तो देने पड़ेंगे भाई, सर्च करके। अब ये जो रीजन ऑफ टेरर है ना, ये सब फैला किसकी वजह से था? उसने कुछ लॉज बनाए थे लोगों के लिए। कुछ लॉज बनाए थे उसने लोगों के लिए। तो इस टाइम पे जो रीजन ऑफ टेरर है, इस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो किसके थी? वो थी रॉब्सपेरे। इसकी थी रॉब्सपेरे की। उसने पहला लॉ क्या बनाया था कि जो भी प्राइस होगा, उसने लॉज बनाए थे, लॉज। उसमें पहला जो पॉइंट था वो क्या था? लॉज मेड। पहला पॉइंट क्या था कि जो भी मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स होंगे। सेलिंग एंड वेजेस प्राइस, सेलिंग एंड वेजेस प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। सेकेंड चीज क्या थी उसकी? उन्होंने मीट एंड ब्रेड वर राशन कर दिया, कि लोग ये जो चीजें ना जैसे राशन से मिलती हैं वही कर दिया उन्होंने काम। तीसरी चीज उन्होंने क्या करी? उन्होंने ट्रांसपोर्ट के प्राइस को फिक्स कर दिया, फिक्स दी ट्रांसपोर्ट प्राइस। क्या कर दिया? फिक्स दी ट्रांसपोर्ट प्राइस। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने चर्च को शट डाउन कर दिया। चर्चेज वर शट डाउन एंड कन्वर्ट इनटू ऑफिसेस। कन्वर्ट इनटू ऑफिसेस बना दिए उनको। क्या बना दिए? ऑफिसेस बना दिए। उसके बाद जो ये बंदा है रेजोस्पियर, ये कन्विक्टेड हुआ, कन्विक्टेड इन 1794 में। एंड इसकी जो मशीन बुलेटिन बनाई हुई थी उसी से इसको पनिश करा गया, उसी से इसका सर काटा। ठीक है, तो ये जो है ये मैंने बता दिया। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसके लॉज है जो इसने बनाए थे। तो आज का ये जो टॉपिक है ये हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, समझ आ रही है? आज का टॉपिक खत्म हो चुका है। अब बाकी जो टॉपिक्स हैं वो कल वाली क्लास में करेंगे। फर्स्ट क्लास इसकी हो चुकी है, उसको उतार लेना। सेकंड क्लास है ये, और फिर थर्ड क्लास लास्ट होगी। कल हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। हाँ, एक से पहले पहली क्लास हुई थी, मैं स्क्रीनशॉट खींच के भेजा था कि क्या लिखा है ये। ठीक है, हाँ, तो ये सेकंड क्लास आपने यहाँ उतार ली है। बस थर्ड क्लास कल करा के फिनिश कर दूंगी इसे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्या कह रहा? मैं नहीं कर रहा।